हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इस चैप्टर की हेडिंग हम डिस्कस कर रहे थे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा बच्चों, निषेचन क्या है। नर और मादा युग्मकों के जुड़ने की प्रक्रिया निषेचन है। निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, उसका निर्माण होता है और उसी जाइगोट से जो है भ्रूण बनता है। हमने पढ़ा निषेचन स्थल के आधार पर निषेचन दो प्रकार का, बाह्य और आंतरिक निषेचन। विथ एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, आपको बच्चों याद करना है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। इसके बाद हम पढ़ रहे थे मानव में निषेचन की प्रक्रिया। बच्चों, निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है और मानव में निषेचन प्रक्रिया को हम 5 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में बात करी थी। तो हम बात कर रहे थे बच्चों मानव में निषेचन प्रक्रिया। और हम बात कर रहे थे मानव में निषेचन प्रक्रिया जो है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है, जिसका पहला चरण अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया बच्चों, युग्मकों का सन्निकटन। नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना सन्निकटन कहलाता है। युग्मकों का सन्निकटन ये हमने पढ़ लिया था बच्चों। मैं वापस दोबारा लिख देता हूं ये नाम, युग्मकों का सन्निकटन, अर्थात नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का एक दूसरे के समीप आना सन्निकटन कहलाता है। और जैसे जैसे सन्निकटन की संभावना बढ़ती है, वैसे वैसे निषेचन की संभावना भी बढ़ती जाती है। दूसरा चरण जो आज की क्लास से हम पढ़ेंगे बच्चों, वो है शुक्राणुओं का क्षमतायन। शुक्राणुओं का क्षमतायन, इस क्षमतायन को हम योग्यतार्जन भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में जो इसका नाम है वो योग्यतार्जन भी लिखा होता है। इंग्लिश के हिसाब से आप याद रखेंगे कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ये दूसरा चरण है बच्चों मानव में निषेचन का, जिसको हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। क्या होता है बच्चों क्षमतायन? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, फिर भी बच्चों यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आखिर किसे कहेंगे हम लोग क्षमतायन? क्या होता है क्षमतायन? तो सिंपल परिभाषा है, शुक्राणुओं का निषेचन की क्षमता प्राप्त करना क्षमतायन है। क्षमतायन का सीधा मतलब क्या होता है बच्चों? शुक्राणुओं का अंडाणु को निषेचित करने की, मतलब निषेचन की क्षमता, या कह सकते हैं योग्यता प्राप्त करना, ये कहलाता है क्षमतायन। इसका मतलब है वृषणों में जो शुक्राणु बनते हैं वो निषेचन के योग्य नहीं होते, वो वृषण से बाहर निकलकर कहीं क्षमता प्राप्त करेंगे निषेचन की, उसके बाद निषेचित कर पाएंगे अंडाणु को। तो ये घटना क्षमतायन है। यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बार बार, एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि आखिर क्षमतायन कौन प्रदर्शित करते हैं, योग्यतार्जन कौन प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा हेडिंग में लिखा हुआ है शुक्राणु का क्षमतायन, तो कौन प्रदर्शित करेगा बच्चों? शुक्राणु प्रदर्शित करेगा। कब? निषेचन से पहले या बाद में? तो सिंपल है, निषेचन से पूर्व, क्योंकि निषेचन की योग्यता प्राप्त करना ही तो क्षमतायन है, इसके बाद ही निषेचन होगा। तो बच्चों क्षमतायन किस में पाया जाता है? क्षमतायन पाया जाता है, क्षमतायन की क्रिया जो है वो शुक्राणु निषेचन के पूर्व
प्राप्त करते हैं। क्षमतायन की जो घटना है वो कौन प्राप्त करते हैं? शुक्राणु। कब? निषेचन से पूर्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर ये क्षमतायन होता कहाँ है? तो बच्चों क्षमतायन का जो स्थल है, कैपेसिटेशन का जो स्थल है वो क्या है? तो वो है बच्चों मादा जनन नलिका, मादा जनन वाहिनी कह सकते हैं, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट एग्जाम में कि आखिर शुक्राणु क्षमतायन की क्रिया कहां पर प्रदर्शित करते हैं? तो वो है मादा जनन वाहिनी, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि आखिर क्षमतायन के दौरान होता क्या है? क्षमतायन में शुक्राणु क्या प्रदर्शित करते हैं? क्षमतायन क्या है? तो बच्चों क्षमतायन के दौरान शुक्राणुओं की सतह से जो निष्क्रिय पदार्थ है वो हट जाते हैं, गिर जाते हैं, और शुक्राणु के जो सक्रिय स्थल है, एक्टिव साइट, वो ओपन हो जाते हैं। तो क्षमतायन के दौरान शुक्राणु में क्या घटनाएं होती हैं बच्चों कि शुक्राणु की सतह पर जो निष्क्रिय पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ हैं, वो तो हट जाते हैं वहां से, और शुक्राणु की जो एक्टिव साइट हैं, जो रिसेप्टर्स हैं शुक्राणु के, वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ताकि शुक्राणु अपनी जाति के अंडाणु को पहचान सके और निषेचन को शुरू कर सके। हमने फर्स्ट हेडिंग में पढ़ा था कि शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजन है, अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजन है। तो वास्तव में ये दोनों क्या हैं? ये बच्चों ग्राही होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो वो रिसेप्टर कब खुलेंगे? जब ये घटना होगी। तो शुक्राणु के रिसेप्टर्स कब खुलते हैं? जब शुक्राणु का क्या होता है? क्षमतायन। तो ये दूसरा चरण था बच्चों, शुक्राणुओं का क्षमतायन या योग्यतार्जन। शुक्राणुओं का निषेचन की क्षमता प्राप्त करना ही क्षमतायन है, और ये शुक्राणु प्राप्त करते हैं निषेचन से पहले, और ये क्रिया कहाँ होती है? मादा जनन वाहिनी में। सारे क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तीसरा चरण, निषेचन प्रक्रिया का तीसरा स्टेप, और वो है अंडभेदन। हालांकि इसको हम शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश भी लिख सकते हैं, पर जो वास्तव में सही टर्म है वो है अंडभेदन। निषेचन का जो तीसरा चरण है बच्चों वो है अंडभेदन, पेनिट्रेशन ऑफ एग, पेनिट्रेशन ऑफ एग, अंडभेदन। क्या होता है बच्चों अंडभेदन? सीधा मतलब है अंडे को भेदना। अंडभेदन की अगर अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें बच्चों, तो अंडभेदन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बच्चों? अंडे को भेदना, अंडे को तोड़ना। हम जानते हैं बच्चों कि मानव अंडाणु की संरचना पिछली क्लास में हमने पढ़ ली। मानव अंडाणु के सबसे बाहर जो झिल्ली है उसको हमने नाम दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वास्तव में अंडे की कोशिका झिल्ली है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर दो अंडावरण हमने पढ़ रखे हैं बच्चों। एक तो प्राथमिक अंडावरण होता है, मानव अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक तो प्राथमिक अंडावरण होता है जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा अंडाणु के चित्र में हमने पढ़ लिया होगा। और इसके बाहर एक द्वितीयक अंडावरण होता है जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। इस प्रकार मानव अंडाणु पर दो अंडावरण होते हैं बच्चों, जोना पेलुसिडा
प्राथमिक अंडावरण है और कोरोना रेडिएटा द्वितीयक अंडावरण है। जब तक इन अंडावरणों को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक बच्चों शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, निषेचन नहीं होता। तो इन अंडावरणों को तोड़ना ही क्या है? अंडभेदन है। इन दोनों अंडावरणों को तोड़ना ही क्या कहलाता है बच्चों? अंडभेदन क्या कहलाता है। कब होता है ये शुरू? जब शुक्राणुओं में क्षमतायन हो जाता है। अंडभेदन कब होगा? जब शुक्राणुओं में क्या हो गया? क्षमतायन। क्षमतायन क्रिया पूर्ण हो गई। इसके साथ ही फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन क्रिया पूर्ण हो गई। एक तो बच्चों जब क्षमतायन पूरा हो गया, दूसरा फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन क्रिया जब पूर्ण हो गई, तो इसके बाद शुक्राणु का एक्रोसोम सक्रिय हो जाता है। स्पर्म का एक्रोसोम जो है सक्रिय हो जाता है। कब होगा एक्रोसोम सक्रिय? जब शुक्राणु में क्षमतायन हो गया, अर्थात उसके सक्रिय स्थल खुल गए और उसके साथ ही फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन क्रिया हो गई, अर्थात युग्मकों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि वो एक ही जाति के हैं। इसके बाद बच्चों शुक्राणु का एक्रोसोम सक्रिय हो जाता है। शुक्राणु का एक्रोसोम सक्रिय होकर एंजाइम्स सीक्रेट करता है जिसका नाम है स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम्स। एक्रोसोम सक्रिय होकर ये बच्चों स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम का स्त्रवण करता है। कौन करता है बच्चों? एक्रोसोम। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है एक्रोसोमल क्रिया। इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं एक्रोसोमल क्रिया। क्या होती है बच्चा एक्रोसोमल क्रिया? कि जब शुक्राणु अपनी जाति के अंडाणु को पहचान लेता है। कैसे पहचानेगा? फर्टिलाइजर एंटी फर्टिलाइजर के फलस्वरूप पहचानेगा। इसके बाद बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु की सतह से चिपक जाते हैं। ऐसा करने से बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु की सतह पर चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम समूहन कहते हैं। इसके बाद शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वो सक्रिय होगा। सक्रिय होने के बाद कुछ एंजाइम्स का स्त्रवण करेगा जिनका नाम है स्पर्म लाइसिन्स, और इस प्रक्रिया का नाम है एक्रोसोमल क्रिया। तो एक्रोसोमल क्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम स्त्रवित करता है। बच्चों ये स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम दो प्रकार के हैं। एक तो है बच्चों एक्रोसिन, और दूसरा है हाइलुरोनिडेज। एक तो है एक्रोसिन और दूसरा कौन सा है बच्चों? हाइलुरोनिडेज। ये जो एक्रोसिन एंजाइम है ये प्राथमिक अंडावरण जोना पेलुसिडा इसको तोड़ेगा, इसको घोलेगा। एक्रोसिन का काम है बच्चों प्राथमिक अंडावरण, जिसका नाम मैंने दिया था जोना पेल्यूसिडा, को भेदता है या कह सकते हैं घोलता है। ये है बच्चों जोना पेल्यूसिडा, ये वाला। तो इसको भेद देगा ये एक्रोसिन एंजाइम, ताकि यहां से एक मार्ग बन जाए शुक्राणु के प्रवेश का। और जो दूसरा एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, ये क्या करता है बच्चों? ये एंजाइम द्वितीयक अंडावरण जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा को भेदता है, कोरोना रेडिएटा को भेदता है।
तो इस प्रकार बच्चों जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जब अंड भेदन शुरू होता है, अंडे को भेदने की प्रक्रिया शुक्राणु जब शुरू करता है, तो उसमें कैसे शुरू करेगा? एक्रोसोम सक्रिय होकर एंजाइम बनाएगा। दो प्रकार के एंजाइम मानव में बनेंगे, एक एक्रोसिन और दूसरा हाइलुरोनेज। एक्रोसिन इस प्राथमिक अंडावरण जोना पेलिसुडा को भेदेगा, मतलब यहां से मार्ग बना देगा, इसको यहां से तोड़ देगा। और जो दूसरा एंजाइम है हाइलुरोनेज, ये द्वितीयक अंडावरण कोरोना रेडिएटा, इसको भेद देगा। तो यहां से जब ये दोनों अंडावरणों को तोड़ दिया जाएगा, तो इस प्रकार बच्चों यहां एक मार्ग बन जाएगा, और इस मार्ग से जो है अब शुक्राणु प्रवेश करेगा, यहां से शुक्राणु प्रवेश करेगा। तो शुक्राणु के एक्रोसोम के द्वारा अंडावरणों को तोड़ना, भेदना, यह प्रक्रिया कहलाती है अंडभेदन। तो ये बच्चों निषेचन का तीसरा चरण हमने पढ़ लिया है, अंडभेदन। हम बात कर रहे हैं मानव में निषेचन की प्रक्रिया, जिसको 5 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। उसका पहला चरण मैंने आपको बताया, युग्मकों का सन्निकटन, नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना सन्निकटन कहलाता है। और इसके बाद शुक्राणु निषेचन की योग्यता प्राप्त करते हैं, क्षमतायन कहेंगे। और उसके बाद अंडभेदन होगा, पेनिट्रेशन ऑफ एग, जिसको अभी हमने डिटेल से पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों निषेचन प्रक्रिया का चौथा चरण, और वो है अंडे का सक्रियण। चौथी स्टेप मानव निषेचन प्रक्रिया की, वो है अंडे का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ एग। क्या होता है बच्चे अंडे का सक्रियण? देखो, जैसे ही दोनों युग्मक एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि वो एक ही जाति के हैं क्या, इसके बाद ही शुक्राणु का एक्रोसोम सक्रिय होता है, अंडावरणों को भेदता है। और अंडावरणों को भेदने पर जब शुक्राणु अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को छूता है, तो उस समय अंडा सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर कुछ गतिविधियां प्रदर्शित करता है। तो अंडभेदन के बाद जब शुक्राणु अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को स्पर्श करता है, तो उसके बाद अंडाणु सक्रिय होकर निम्न गतिविधियां प्रदर्शित करता है। तो मैं एक बार लाइन लिख देता हूं, आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा कि अंडभेदन के बाद जब शुक्राणु अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंडाणु की कोशिका झिल्ली को स्पर्श करता है, तब अंडा सक्रिय होकर निम्न घटनाएं प्रदर्शित करता है। सक्रिय होकर निम्न घटनाएं प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी घटनाएं प्रदर्शित करता है? इसमें पहली घटना होती है बच्चों
निषेचन शंकु का निर्माण। निषेचन शंकु का निर्माण, ये पहली घटना है। दूसरी घटना होती है निषेचन झिल्ली का निर्माण। हालांकि मानव में नहीं होता ऐसा, पर फिर भी हम हेडिंग जरूर पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरा चरण होता है उपापचयी क्रियाएं। अंडाणु की उपापचयी क्रियाएं। ये 3 स्टेप सम्मिलित रूप से कहलाते हैं अंडे का सक्रियण। कब होगा अंडे का सक्रियण? जब शुक्राणु अंडावरणों को तोड़ देता है और कोशिका झिल्ली को छूता है, तो उस समय अंडा सक्रिय होकर ये घटनाएं प्रदर्शित करेगा। 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निषेचन शंकु का निर्माण क्या होता है। एक बार वापस देखेंगे बच्चों कि ये अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली, ये जो मैंने आवरण बनाया है ये है अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर अगुणित केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। और अभी मैंने बताया कि मानव अंडाणु के बाहर की तरफ 2 अंडावरण हैं। एक को हमने नाम दिया था जोना पेलुसिडा, जो प्राथमिक अंडावरण है, ये वाला, और दूसरे को हमने नाम दिया था कोरोना रेडिएटा, जो द्वितीयक अंडावरण है। इस प्रकार से। और अंड भेदन में हमने ये भी पढ़ लिया था कि शुक्राणु का एक्रोसोम के एंजाइम्स इन दोनों आवरणों को तोड़ देते हैं। ये बाहरी आवरण कोरोना रेडिएटा को तोड़ देगा और यह आंतरिक आवरण जोना पेलुसिडा को तोड़ देगा। तो ये तो बच्चों बाहरी आवरण है कोरोना रेडिएटा और ये आंतरिक है जोना पेलुसिडा। तो शुक्राणु के एक्रोसोम क्या करेंगे, इन दोनों अंडावरणों को एंजाइम की मदद से तोड़ देते हैं, ताकि एक मार्ग बन जाता है शुक्राणु के प्रवेश करने का। तो यहां से बच्चों शुक्राणु प्रवेश करता है, इस मार्ग से होकर शुक्राणु प्रवेश करेगा। तो जैसे अंडावरणों को तोड़ा जाएगा तो ये शुक्राणु इसकी प्लाज्मा झिल्ली को छू लेगा। यहां से जहां से शुक्राणु अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को छूता है, वहां पर बच्चों, वहां पर अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली एक उभार बनाती है। यहां पर अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली से एक उभार बन जाएगा इस प्रकार का। समझ में आ रहा है बच्चों? ये वो पॉइंट है जहां से शुक्राणु अंडाणु को छूता है। तो जहां पर शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को छूती है, तो वहां पर बच्चों अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली फूलकर एक उभार बना लेती है। इस उभार का नाम होता है निषेचन शंकु। तो इस प्रकार बनता है निषेचन शंकु। इस निषेचन शंकु को बच्चों हम ग्राही शंकु भी नाम देते हैं। इसी निषेचन शंकु का दूसरा नाम क्या होता है? ग्राही शंकु। क्यों? क्योंकि इसी शंकु से होकर शुक्राणु को ग्रहण करता है अंडाणु। ये वो शंकु है, वो भाग है जिससे शुक्राणु को ग्रहण कर लिया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं निषेचन शंकु या कह सकते हैं ग्राही शंकु। पहला पॉइंट है अंडे के सक्रियण का, कि जब निषेचन होता है तो शुक्राणु का एक्रोसोम जब अंडावरणों को तोड़ देता है तो उसके बाद अंडा सक्रिय होकर यह घटनाएं प्रदर्शित करता है। सबसे पहले अंडा क्या बनाता है? निषेचन शंकु बनाता है।
और इस शंकु से होकर शुक्राणु रिसीव करता है, इसलिए इसको रिसेप्टिव कोन या ग्राही शंकु भी कहते हैं। पहला चरण कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें निषेचन झिल्ली का निर्माण। बच्चों क्या होता है निषेचन झिल्ली? देखो, ये जो अंडाणु मैंने बनाया है यहां पर, ये अंडाणु का कोशिका द्रव्य है और इस अंडाणु के कोशिका द्रव्य में परिधीय भाग में यहां पर कोर्टिकल कणिकाएं पाई जाती हैं। इस अंडाणु के परिधीय भाग में कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम है कोर्टिकल कणिकाएं। कोर्टिकल कणिकाएं। इन कोर्टिकल कणिकाओं का निर्माण जो है वो गोल्जी काय करता है बच्चों। अंडाणु के परिधीय भाग में गोल्जी काय द्वारा स्त्रवित कोर्टिकल कणिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर गया, अंदर आ गया, तो ये कोर्टिकल कणिकाएं और अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली, ये दोनों मिलकर कुछ एंजाइम बनाती हैं। हम बात कर रहे हैं मानव की, तो मानव में क्या होता है? कोर्टिकल कणिकाएं हैं प्लस अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलकर स्त्रवित करती हैं कुछ एंजाइम्स का। और ये एंजाइम क्या करते हैं बच्चों? ये एंजाइम जोना पेलिशिडा को कठोर बना देते हैं, मतलब हम कह सकते हैं रूपांतरित कर देते हैं। और ये कठोर जोना पेलिशिडा ही अब अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार नीट में पूछा गया है कि मानव में निषेचन के समय अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, कोई और क्यों नहीं करते? इसका कारण है कि जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है तो अंडाणु के परिधीय भाग में पाई जाती हैं कोर्टिकल कणिकाएं जो गोल्जी काय द्वारा स्त्रवित की जाती हैं। इन कोर्टिकल कणिकाओं के साथ अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली मिलकर कुछ एंजाइम्स बनाती है और वो एंजाइम क्या करते हैं? ये जो ग्रीन मार्कर से हमने जोना पेलिशिडा बनाई है, इस जोना पेलिशिडा को कठोर बना देंगी। ये जोना पेलिशिडा को क्या करती हैं? कठोर बना देती हैं। ये है बच्चों जोना पेलिशिडा, इसको ये एंजाइम्स कठोर बना देंगे, रूपांतरित कर देंगे। और ये कठोर जोना पेलिशिडा ही बच्चों अब इसमें अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। ये था सेकंड स्टेप। लेकिन आप सोचोगे सर निषेचन झिल्ली का तो कोई नाम ही नहीं आया, तो समझो निषेचन झिल्ली क्या है। अधिकतर जंतु इस धरती पर अंडयुज हैं। मानव तो बच्चों जरायुज है, बाकी धरती पर ज्यादातर जंतु कैसे होते हैं? अंडयुज, मतलब अंडे देने वाले हैं। तो ये मैंने एक अंडे देने वाले जंतुओं के अंडे का डायग्राम बनाया है, एक रफ डायग्राम है। ये तो है अंडे की प्लाज्मा झिल्ली, और इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर ये कोई भी प्राथमिक अंडावरण है, कोई भी हो सकता है प्राथमिक अंडावरण। मानव में तो जोना पेलिशिडा है बच्चों, बाकी जंतुओं में पीतक झिल्ली के नाम से होता है। तो जो अंदर मैंने झिल्ली बनाई है ये तो है अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो मैंने बाहर आवरण बना दिया है ये है प्राथमिक अंडावरण। और अधिकांश जंतुओं में प्राथमिक अंडावरण कौन सा होता है? वो है पीतक झिल्ली। अगर बच्चों तुम ध्यान से देखोगे तो इस प्राथमिक अंडावरण और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच एक खाली स्थान गैप दिख रहा है आपको। इस गैप को हम नाम देते हैं परिपीतकी अवकाश। परिपीतकी अवकाश, पेरीवाइटलाइन स्पेस। अब देखो
ये जंतु है किसी ये अंडा है किसी अंडयुज जंतु का, अंडयुज जंतु का अंडा है बच्चों ये। और जब इसमें शुक्राणु प्रवेश कर गया तो बच्चों इसमें भी तो कॉर्टिकल कणिकाएं होंगी। कॉर्टिकल कणिकाएं तो सभी अंडों में होती है परिधीय भाग में, जिनको गोल्जिकाएं बनाता है। तो इस जंतु में ये कॉर्टिकल कणिकाएं क्या करेंगी बच्चों, इस परिपीत के अवकाश में यहां बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली बनाती हैं, बाहर की तरफ यहां पर एक पतली झिल्ली बनाएंगी और इसी झिल्ली का नाम होता है बच्चों निषेचन झिल्ली। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? मैं बात कर रहा हूं अंडे के सक्रियण का। जब अंडा सक्रिय हो जाता है तो सबसे पहले तो क्या करता है, निषेचन शंकु बनाता है। निषेचन शंकु को हम ग्राही शंकु भी कहते हैं, जहां से शुक्राणु ग्रहण करेगा ये। दूसरा हम बात करें निषेचन झिल्ली। क्या है निषेचन झिल्ली? इसका निर्माण केवल अंडयुज जंतुओं में ही होता है। कहां होता है? अंडयुज जंतुओं में अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर प्राथमिक अंडावरण क्या पाया जाता है, पीतक झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली और पीतक झिल्ली के बीच का अवकाश कहलाता है परिपीत के अवकाश। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करते ही ये कॉर्टिकल कणिकाएं इस परिपीत के अवकाश में एक पतली झिल्ली बनाती हैं जिसका नाम है निषेचन झिल्ली। और इस निषेचन झिल्ली का काम है इस अंडाणु में अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकना। जब अंडाणु में एक शुक्राणु प्रवेश कर गया है उसके बाद बनेगी बच्चों निषेचन झिल्ली, और ये झिल्ली अब इसमें बाकी शुक्राणुओं को प्रवेश नहीं करने देगी। ऐसा होता है अधिकांश जंतुओं में जो कैसे हैं, अंडयुज। पर बच्चों मानव तो जरायुज है, तो मानव में निषेचन झिल्ली का निर्माण नहीं होगा। मानव के अंडे में निषेचन झिल्ली का निर्माण नहीं होगा। तो फिर मानव में कौन रोकेगा एक से अधिक शुक्राणुओं को? तो रोकता है बच्चों ये रूपांतरित जोना पेलुसिडा। मानव में जब शुक्राणु प्रवेश कर गया अंडे में तो कॉर्टिकल कणिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलकर कुछ एंजाइम्स का स्त्रवण करेंगी। ये एंजाइम्स जोना पेलुसिडा को कठोर कर देंगे, रूपांतरित कर देंगे, जिसका काम है अब अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकना। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है निषेचन झिल्ली का निर्माण। एक चरण है अंडे के सक्रियण का। आगे चलते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट, अंडाणु की उपापचय क्रियाएं। इससे पहले मैं दो परिभाषाएं बता देता हूं आपको, जो नोट्स में तो आगे दे रखी हैं लेकिन टॉपिक यहां से संबंधित है उसका। दो डेफिनेशन है बच्चों, एक तो है मोनोस्पर्मी और दूसरी डेफिनेशन है पॉलीस्पर्मी। आपके नोट्स में आगे मिल जाएगी आपको। मोनोस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी। मोनो का मतलब है एक, पॉली का मतलब एक से अधिक। सामान्यतः एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है तो घटना मोनोस्पर्मी। अधिकांशतः एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करेगा, घटना क्या कहलाती है, मोनोस्पर्मी। क्यों नहीं प्रवेश कर सकते एक से अधिक? क्योंकि हम जानते हैं कि अंडयुज जंतुओं में निषेचन झिल्ली रोकती है एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को, और स्तनधारी जंतुओं में कौन रोकती है, रूपांतरित जोना पेलुसिडा। ये नहीं जाने देगी अधिक शुक्राणुओं को, एक ही शुक्राणु जाएगा। तो एक अंडे में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, घटना कहलाती है मोनोस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या है? पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एक से अधिक शुक्राणुओं का प्रवेश करना। कभी कभी एक अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं, तो अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणु का प्रवेश करना पॉलीस्पर्मी कहलाता है। पॉलीस्पर्मी की स्थिति में केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु के केंद्रक से जुड़ेगा,
शेष शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नष्ट हो जाते हैं। उन नष्ट हुए शुक्राणुओं को बोलते हैं मीरोसाइट। नष्ट हुए शुक्राणु क्या कहलाते हैं बच्चों? मीरोसाइट। में वापस बता देता हूं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मोनोस्पर्मी का मतलब है अंडाणु में केवल एक शुक्राणु का प्रवेश करना, ये तो हो गया मोनोस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या होता है? अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणुओं का प्रवेश करना। एक से अधिक प्रवेश कर जाएंगे तो क्या घटना कहलाएगी? पॉलीस्पर्मी। अगर पॉलीस्पर्मी हो गया तो एक डेफिनेशन आता है मीरोसाइट। पॉलीस्पर्मी की स्थिति में एक परिभाषा होती है मीरोसाइट। क्या होता है? वे शुक्राणु जो अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नष्ट हो जाते हैं। जब एक से अधिक प्रवेश करेंगे तो एक ही शुक्राणु अंडाणु से जुड़ेगा, शेष शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हुए शुक्राणु को क्या बोलेंगे? मीरोसाइट कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन थी यहां पर निषेचन झिल्ली से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट, अंडाणु की उपापचयी क्रियाएं। कि जब अंडाणु सक्रिय होता है तो बच्चों अंडाणु सक्रिय होकर सबसे पहले शंकु बनाता है जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है, निषेचन झिल्ली बनाता है अंडयुज जंतुओं में। मानव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जोना पेलिसिडा कठोर करता है मानव में ताकि अन्य शुक्राणु का प्रवेश ना हो। और तीसरा पॉइंट है अंडाणु की उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं बच्चों? हम जानते हैं कि जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कोशिकाओं की, वो उपापचयी क्रियाएं हैं। जब शुक्राणु प्रवेश कर जाता है अंडाणु में तो बच्चों अंडाणु की श्वसन की दर ये बढ़ जाती है। अंडाणु के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की दर ये बढ़ जाती है। अंडाणु में श्वसन की दर बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों यहां पर होती है वो है कि सेकेंडरी oocyte अपना अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडे के सक्रियण के दौरान जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण करेगा। हमने अंड जनन का रेखा चित्र पढ़ा था बच्चों कि सबसे पहले अंडाशय में जो प्राइमरी ओवम मदर सेल है, प्राथमिक अंडक कोशिकाएं उगोनिया से बनती है। प्राथमिक अंडक कोशिकाएं, प्राथमिक अंडक कोशिका से द्वितीयक अंडक कोशिका सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte से बाद में अंडाणु बनता है। तो बच्चों मनुष्य में जब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है तो उस समय वह अंडाणु नहीं है, उस समय वह क्या है? सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक अंडक कोशिका है। यह सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाएगा अंडवाहिनी में, और जब अंडवाहिनी में इसमें शुक्राणु प्रवेश कर गया, इस समय सेकेंडरी oocyte है, जब इसमें शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा उसके बाद बच्चों ये अपना मियोसिस सेकंड पूर्ण करेगा। और जब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड पूर्ण होगा तो अब ये बदल जाएगा बच्चों अंडाणु में, ओवम में। और हम जानते हैं मियोसिस सेकंड भी असमान विभाजन है जिसके फलस्वरूप एक बड़ी कोशिका तो बनेगा अंडाणु ओवम और एक छोटी कोशिका बनेगी द्वितीयक ध्रुवकाय, सेकंड पोलर बॉडी, जो वास्तव में नष्ट हो जाती है। आगे उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों
कि सेकेंडरी oocyte अपना अर्धसूत्री विभाजन कहां पूर्ण करता है? अंडाशय में, अंडाशय के बाहर? तो निश्चित रूप से अंडाशय के बाहर पूर्ण करता है। अंडाशय के बाहर भी कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि निषेचन कहां हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। तो जहां शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं वहीं तो विभाजन सेकंड करेगा ये। तो सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकंड अंडाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब में पूर्ण करता है। इसका मतलब सेकंड पोलर बॉडी कहां रिलीज होगी? अंडाशय में या फैलोपियन ट्यूब में? सिंपल आंसर है फैलोपियन ट्यूब में। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड कब पूर्ण करता है? तो बच्चों ये पूर्ण करता है निषेचन के पहले, लेकिन अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश करने के बाद। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। शुक्राणु का प्रवेश करना निषेचन नहीं है, वो तो एक चरण है। निषेचन में तो 5 चरण शामिल है, तो अभी हम मात्र चौथे चरण की बात कर रहे हैं कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा, निषेचन अभी बाकी है, तो प्रवेश करते ही ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकंड पूर्ण करके अंडाणु में बदलेगा और यहीं पर पोलर बॉडी को रिलीज करेगा, सेकंड वाले को। इसके बाद निषेचन होगा। तो वास्तव में मियोसिस सेकंड कब होगा? निषेचन से पहले, लेकिन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद। और कहां होगा? फैलोपियन ट्यूब में। ये था बच्चों अंडाणु की उपापचय क्रियाएं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों मानव में निषेचन की प्रक्रिया, जिसके 5 चरण मूलतः हम पढ़ते हैं। पहला चरण युग्मकों का सन्निकटन, नर युग्मक मादा युग्मक का एक दूसरे के समीप आना, शुक्राणु का क्षमतायन, अंडभेदन और अंडे का सक्रियण। अंडे के सक्रियण में क्या क्या होगा? निषेचन शंकु का निर्माण होगा, निषेचन झिल्ली का निर्माण होगा और अंडाणु की उपापचय क्रियाएं। इसके बाद लास्ट स्टेप बचती है बच्चों इसमें उभय मिश्रण, जिसमें दोनों युग्मकों के घटक एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे, जिससे अंडाणु जाइगोट में बदल जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उभय मिश्रण।